जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने घटना चक्र के भौतिक विज्ञान से संबंधित जो 4 चैप्टर थे और उनसे संबंधित जितने भी सवाल अभी तक विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए थे उनको हम लोगों ने कवर किया था। आज हम अपने इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग भौतिक विज्ञान के अगले 2 जो चैप्टर है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से या आदर्श एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित रहने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों आज स्थूल पदार्थों के गुण चैप्टर से संबंधित जितने भी सवाल विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का हमारा फर्स्ट सवाल है दोस्तों, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। तो दोस्तों वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार हो जाती हैं दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है और यह विभिन्न एग्जामों में पूछा गया सवाल है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है कि वर्षा की बूंद किस कारण गोल होती हैं। तो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं दोस्तों। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों उसको हम लोग देख लेते हैं। तो किसी दिए गए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, अतः वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। तो ये इसका रीजन है दोस्तों, जिसके कारण वर्षा की बूंदें जो होती हैं गोलाकार होती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, पानी की बूंदें गोलाकार होती हैं किसके कारण? तो अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्यों? तो वर्षा की बूंद क्यों गोलाकार होती है दोस्तों? तो जल में पृष्ठ तनाव होता है इसलिए बूंदें गोलाकार होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है, तो पृष्ठ तनाव होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, नैनो द्रव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। तो दोस्तों नैनो द्रव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? तो घर्षण होता है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का जो तल तनाव होता है दोस्तों वो क्या होता है? पानी से कम होता है। तो तेल का जो पृष्ठ तल तनाव का मतलब होता है दोस्तों पृष्ठ तनाव। तो तेल का पृष्ठ तनाव जो होता है दोस्तों पानी से कम होता है, इसलिए तेल जो है जल के तल पर फैल जाता है पूरी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्यों तैरता है दोस्तों? कि कोई भी वस्तु किसी के ऊपर क्यों तैरती है? जब उसका घनत्व जिस वस्तु के ऊपर उसको रखा गया मतलब वो तैर रहा है उसके घनत्व से कम होता है तभी वो तैर पाती है। तो क्यों मिट्टी के तेल तैर पाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब है। तो दोस्तों साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है दोस्तों? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों उसको हम लोग देख लेते हैं। साबुन के घोल के बुलबुले इसलिए बड़े होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो ये भी सवाल बन सकता है कि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव बढ़ता है या घटता है? तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है दोस्तों। बुलबुले के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दबाव से क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे से संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो दोस्तों समान छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और भी बड़ा हो जाएगा दोस्तों जब 2 बुलबुले को एक साथ हम लोग संपर्क में लाएंगे। तो अब क्या रीजन है दोस्तों उसको हम लोग देखते हैं। किसी बुलबुले का आकार उसमें भरी गैस के दबाव तथा पानी की फिल्म की त्रिज्या तथा मोटाई पर निर्भर करता है। छोटे बुलबुले में गैस का दबाव बड़े बुलबुले की अपेक्षा अधिक होता है, अतः नली में एक दूसरे के संपर्क में लाए जाने पर छोटा बुलबुला और छोटा जबकि बड़ा बुलबुला और भी बड़ा हो जाता है दोस्तों। तो ये इसका रीजन है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? तो निम्न में से क्या घटित हो जाता है दोस्तों? तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब बुलबुले को आवेशित करेंगे तो उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई है अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं तो उनमें से किस एक में अधिकतम धैर्य वृद्धि होगी?
तो किसमें धैर्य वृद्धि सबसे ज़्यादा होगी दोस्तों? तो सी में, यानी 3 मीटर लंबाई और 1 वाले तार में जो अधिकतम धैर्य वृद्धि होगी दोस्तों। और ये IAS 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। और क्यों होता है इसका रीजन दिया हुआ, चूंकि चारों तार एक ही पदार्थ के बने इसलिए इन सभी के यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होंगे। इस प्रकार इन तारों की तरंग धैर्य वृद्धि तारों की धैर्य वृद्धि यानी इलोंगेशन इनकी लंबाई के समानुपाती तथा इनके व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। चारों तारों की लंबाई तथा व्यास का मान रखने पर विकल्प सी के जो तार हैं उनका जो धैर्य वृद्धि होगा सर्वाधिक होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि केशिक तत्व की परिघटना नहीं होती तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता है। सही बात है। कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रो का प्रयोग नहीं कर पाता, ये गलत है दोस्तों। स्याही सोख पत्र काम करने में विफल हो जाता है, ये भी सही है दोस्तों। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते हैं। तो दोस्तों इसमें 1, 3 और 4 सही है, जबकि 2 जो है बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, 3 और 4। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। बहुत कम भीतरी व्यास वाली कांच की नली को केशिका नली कहते हैं। जब हम केशिका नली को किसी द्रव में इस प्रकार सीधा रखते हैं कि उसका एक सीधा द्रव की सतह के नीचे रहे और दूसरा ऊपर, तो प्रायः द्रव इस नली में कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। यदि नली कम लंबाई की होगी तो द्रव अधिक से अधिक उसके ऊपरी सिरे तक चढ़ता है, किंतु बाहर निकलकर गिरता नहीं है। द्रवों का केशिका नली में इस प्रकार चढ़ना या नीचे गिरना केशिकत कहलाता है दोस्तों। यह घटना द्रव एवं नली के कणों के बीच परस्पर आसंजन बल के कारण होती है। प्रकृति केशिका क्रिया का बहुत बढ़िया उपयोग करती है। पेड़ पौधे की जड़ों की बारीक शाखाएं केशिका नलियों की भांति कार्य करके धरती से पानी एवं उसमें घुले पोषक तत्वों को ग्रहण करती हैं। केशिका क्रिया के फलस्वरूप ही लालटेन की बत्ती तेल को ऊपर पहुंचाती है, ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोखता है और तौलिया हमारे शरीर का पानी। केशिका क्रिया में द्रव बिना किसी बाह्य बल की मदद के गुरुत्वाकर्षण से विपरीत दिशा में संकीर्ण नली में चढ़ता है, जबकि स्ट्रॉ द्वारा मृदु पेय का उपभोग करने में मुख द्वारा सहायक बाह्य बल आरोपित किया जाता है। अतः प्रश्नगत 2 सही नहीं है, जबकि अन्य कथन सही है। तो ये रीजन दिया गया है दोस्तों, जिसके कारण ये जो ऑप्शन 2 है ये गलत हुआ है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है दोस्तों? तो पौधे की जड़ों से जल का उसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, यह इसका एकमात्र कारण नहीं है। ये कारण है कि पौधे की जड़ों से जल का उसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये केशिकत्व के कारण यानी कैपिलरी के कारण होता है। लेकिन इसके और भी रीजन है जिसके कारण यह जो पौधे में जल ऊपर जाता है पत्तियों तक, इसके और भी रीजन है। वो कौन कौन से रीजन है दोस्तों हम लोग देखते हैं। तो दैनिक जीवन में कैपिलरी के अनेक उदाहरण मिलते हैं। सोखते द्वारा स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, लालटेन एवं लैंप की बत्ती में तेल चढ़ना, पौधे की जड़ों से जल के इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए कैपिलरी के अतिरिक्त प्रस्वेदन, ससंजन आदि क्रियाएं भी उत्तरदायी हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उसमें कैपिलरी के अलावा बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे प्रस्वेदन, ससंजन आदि। इसलिए इस हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? डी होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो पृष्ठ तनाव। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण तेल का पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव के कारण केशिका आकर्षण होता है, जिसके फलस्वरूप द्रव पतली से पतली नली में प्रवेश कर ऊपर चढ़ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। तो इसका क्या कारण है दोस्तों? तो इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है, इसलिए वो ऊपर चढ़ता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ेगा, घटेगा, यथावत बना रहेगा, चपटा होकर तस्तरी नुमा हो जाएगा। तो दोस्तों उसका आकार बढ़ जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे ध्यान में रखना है। ऐसे ही सवाल बीपीएससी पूछता है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो उसका आकार क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। तो ये इन सब क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखना है आगामी जो बीपीएससी की प्री की परीक्षा होने वाली है।
क्या है रीजन है? जब वायु का बुलबुला झील की तली से उठकर ऊपर की ओर आने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लगता है, जिसके कारण वायु के बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है। तो ये रीजन है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता, तो ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है दोस्तों? तो घटती है। और ये सवाल बीपीएससी में आ भी चुका है कि ताप बढ़ने से क्या होता है, तो द्रव की श्यानता क्या होती है दोस्तों? घटती है। द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है श्यानता कहलाता है। द्रवों की श्यानता ताप के बढ़ने से घट जाती है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। यही कारण है कि जून माह में सीड़ा जनवरी माह की तुलना में कम श्यान होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, ये देखिए दोस्तों 66 बीपीएससी में सवाल पूछा गया था श्यानता यानी विस्कोसिटी से सवाल पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा श्यानता किसमें होगा। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा गाढ़ा होगा उसमें सबसे ज़्यादा श्यानता होता है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा गाढ़ा कौन होगा दोस्तों? तो शहद। तो इसलिए शहद की श्यानता क्या होगी दोस्तों? सबसे ज़्यादा होगी। जो द्रव जितने गाढ़े होते हैं वे उतने ही अधिक श्यान होते हैं। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक है। श्यानता का क्रम में सबसे ज़्यादा श्यानता शहद में, उसके बाद खून में, उसके बाद जल में, उसके बाद वायु में। और ये दिया हुआ है दोस्तों किसका श्यानता कितना होगा, जल का श्यानता कितना है, कितना डिग्री सेल्सियस पे, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलती है। क्यों निकलता है दोस्तों पेन से स्याही? क्योंकि वहाँ पर वायु दाब जो होता है कम होता है, इस कारण पेन से स्याही निकलने लगती है। वहाँ पर अधिक ऊंचाई पर जाने पर दाब क्रमशः कम होता है, इस कारण ऊंचाई पर पहुंचने पर बाह्य वायुमंडलीय दाब एवं पेन के अंदर स्याही के दाब का साम्य भंग हो जाता है। पेन के अंदर स्याही का दाब अधिक होने के कारण यह बाहर की ओर निकल पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो सब कोई जानते हैं दोस्तों कि किस सिद्धांत पर यह काम करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पर यह काम करता है। और कौन कौन से है पास्कल के सिद्धांत पर आधारित? तो हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये सब पास्कल के नियम पर आधारित हैं दोस्तों। और पास्कल के नियम के अनुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर समान दाब रहता है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों पास्कल से रिलेटेड जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक क्रांति ला दी है? तो लोगों के आवागमन के संबंध में, सही बात है दोस्तों। ऑटोमोबाइल ने लोगों के आवागमन में क्रांति ला दी है। लोगों के जुड़ाव के संबंध में, यह भी सही है, लोगों के जुड़ाव के संबंध में भी यह क्रांति ला दी है। तीसरा है दोस्तों लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में, नहीं दोस्तों ये लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये गलत है। तो केवल 1 और 2 सही है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? तो जब बैरोमीटर में अचानक पठन गिर जाए, बैरोमीटर का पठन अचानक गिर जाए तो किसको दर्शाता है दोस्तों? तो तूफानी मौसम को दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों नीचे दिए गए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। 4 3 2 है। तो पूछ रहा है दोस्तों फव्वारे में कौन से छिद्र से पानी अधिक दूरी तक फेंका जाएगा? तो जो जितना नीचा फव्वारा रहेगा उस पर उतना ही प्रेशर लगेगा और पानी उतना ही दूर जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। 1 होगा इसका आंसर। और ये कैसे हुआ यहाँ पर दिया गया है, आप देख लेंगे इसको। नीचे है दोस्तों किस एक तरल किसी सिलेंडराकार पाइप में धारा रेखीय रीति से बह रहा है। पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदिका यानी प्रोफाइल होगा। तो कौन सा होगा दोस्तों? तो डी इसका आंसर है। आप देख लेंगे इसको। धारा रेखीय गति में पाइप के पास परतों की गति न्यूनतम होती है और जैसे जैसे पाइप से दूर जाता है परतों की गति बढ़ती जाती है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? तो दोस्तों पेट्रोलियम के परिष्करण के बाद उपोत्पाद के रूप में कौन मिलता है? तो एस्फाल्ट मिलता है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम के निरंतर प्रवाही आसवन द्वारा औद्योगिक उपयोग के विभिन्न उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। यह प्रक्रिया परिष्करण कहलाती है। एस्फाल्ट पेट्रोलियम का परिशोधन करने के दौरान उत्पन्न होता है। तो आप उसे पूछेगा कि पेट्रोलियम का परिशोधन करने के दौरान क्या उत्पन्न होता है? तो एस्फाल्ट उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कड़े जाड़े में झील की सतह हिम शीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? तो यह किस कारण से होता है दोस्तों? तो जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होती है, इस कारण यह होता है।
4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। झीलों एवं नदियों की केवल ऊपरी सतह के जमने में पानी के अनियमित प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जाड़े के दिनों में वायुमंडलीय तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाने पर झीलों और नदियों की ऊपरी सतह ठंडी होने लगती है। जब सतही जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तब वह अधिकतम घनत्व के कारण नीचे बैठ जाता है और नीचे की परत में विद्यमान जल को ऊपर की ओर विस्थापित कर देता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि संपूर्ण जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता। अंततः जब जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगता है तो उसका घनत्व कम होने लगता है। परिणाम स्वरूप सतही जल नीचे विस्थापित नहीं होती। सतही जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है जबकि सतह के नीचे विद्यमान जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। झील की ऊपरी हिमशितित सतह उष्मारोधी का कार्य करती है तथा जल में विद्यमान उष्मा को बाहर नहीं जाने देते। तो ये महत्वपूर्ण रीजन है दोस्तों जिसके कारण ये घटना घटती है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। इस कारण जो जीव रहते हैं दोस्तों वो जिंदा रह पाते हैं। शीतकाल में झील की ऊपरी पर 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने पर बर्फ बन जाती है परंतु नीचे का जल 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में रहता है। इससे झीलों या तालाबों में बर्फ के नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी रहता है जिसमें मछलियां एवं अन्य जलीय जंतु जीवित रहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्यों जीवित रहती है दोस्तों? तो झील की तली पर जल नहीं जम पाता, इस कारण जो है दोस्तों मछलियां जीवित रहती हैं। वस्तु की यात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा तो दोस्तों वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो दोस्तों वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका जो घनत्व है अपरिवर्तित रहेगा और इसको आप VVI कर लेंगे दोस्तों क्योंकि ऐसे सवाल ही BPSC में पूछे जाते हैं कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है, तो घनत्व अपरिवर्तित रहता है। 67 BPSC में पूछा गया था कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सा चीज़ अपरिवर्तित रहता है, तो उसमें जो है दोस्तों फ्रीक्वेंसी जो है यानी आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों? तो घनत्व रहेगा। और घनत्व बराबर क्या होता है दोस्तों? मास बाई वॉल्यूम। पानी का अपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। तो अपेक्षिक घनत्व पानी का सर्वाधिक किस डिग्री सेल्सियस पे होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, अधिकांशतः द्रव को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है, लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच ठीक उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में 0 डिग्री सेल्सियस से पर पानी को लेकर गर्म किया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटता है एवं घनत्व बढ़ता है। अतः 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो होता है दोस्तों अधिकतम होता है और ये बहुत बार पूछा गया। 42, 43 BPSC में पूछा गया, साथ ही साथ UPPCS मेंस 2008 में भी पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट दोस्तों, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो केल्विन में आपसे दिया गया। तो दोस्तों सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 273 उसमें ऐड करते हैं। तो जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जब इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 273 + 4 यानी 277 केल्विन। नेक्स्ट है दोस्तों कथन। अब कथन कारण है दोस्तों, तो लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। इसका कारण क्या दिया गया है दोस्तों? लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारद के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। नहीं दोस्तों ये गलत है, क्योंकि अगर लोहे का आपेक्षिक घनत्व जो पारद के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होगा तो वो उसमें डूब जाएगा। इसलिए केवल कथन 1 सही है जबकि कारण उसका सही व्याख्या नहीं कर रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों C। क्या रीजन है जो मैंने आपको बता दिया, आप एक बार इससे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, लोहे की कील पाड़े पर क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? ऑप्शन है लोहे की पाड़े से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, लोहे का भार पानी से अधिक तथा पाड़े से कम होने के कारण, लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पाड़े से कम होने के कारण। डी है पारा पानी से भारी है। तो इसका आंसर है दोस्तों कि लोहे का, अभी मैंने बताया था क्या कि लोहे का कील जो है पारे में क्यों तैरता है? क्योंकि लोहे का कील का जो घनत्व होता है वो पारे से कम होता है इसलिए वो तैरता है। जबकि पानी में डूब क्यों जाता है? क्योंकि लोहे का जो कील का घनत्व है पानी के घनत्व से अधिक है इसलिए वो डूब जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है। तो ये सब किसके घनत्व के कारण होता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
डी हो जाएगा। सुई का अपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षिक घनत्व से अधिक है, इसलिए वो डूब जाती हैं। नेक्स्ट है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? तो दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण जो है लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है। दोस्तों कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, उसको एक बार देख लेते हैं। पानी की ऊपरी सतह के अणुओं के संसंजन बल के कारण उत्पन्न पृष्ठ तनाव जब सुई के गुरुत्व बल को संतुलित कर देता है, तब लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। नेक्स्ट है दोस्तों, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है, क्या महसूस होता है दोस्तों, कि पानी की सतह से ऊपर भारी होने लगता है। जब भी आप कुएं के बाल्टी से पानी निकालते हैं कुएं से, तो क्या लगता है आपको दोस्तों कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। अब रीजन किस रीजन के कारण ऐसा हुआ है दोस्तों, तो आर्किमिडीज के प्लवन सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु का भार पानी में कम तथा पानी की सतह के ऊपर अधिक प्रतीत होता है। वस्तु के भार में प्रतीत कमी पानी द्वारा वस्तु पर ऊपर की दिशा में लगाए गए बल के कारण होती है तथा यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होता है दोस्तों। तो ये रीजन है दोस्तों जिसके कारण आपको भार ज़्यादा महसूस होता है उसमें। नेक्स्ट है दोस्तों, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा, तो इसका जल में भार क्या हो जाएगा दोस्तों, तो शून्य हो जाएगा इसका जल में भार। क्यों है हो जाएगा, अब ये रीजन दिया हुआ है। जब कोई वस्तु जल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तब उसके भार में कमी आ जाती है। यह आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अब चूंकि गुब्बारे में जल के अंदर ऊपर तथा नीचे दोनों ओर उत्प्लावन बल लगता है, तब जल में गुब्बारे का भार कितना हो जाएगा दोस्तों, तो भार माइनस उत्प्लावन बल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अतः जल में गुब्बारे का भार शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? तो अपकेंद्री बल के कारण जो है दोस्तों क्रीम जो है दूध से निकल जाता है, आपको ध्यान में रखना है। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण अपकेंद्री बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका क्या कम होना दोस्तों, तो उनका घनत्व कम होता है, इसलिए बादल जो है वायुमंडल में तैरते रहते हैं। रीजन देख लेते हैं। गर्मी के दिनों में वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प गर्मी पाकर गर्म होती है, जिससे जलवाष्प का घनत्व घटता है। घनत्व घटने के कारण जलवाष्प हल्की होकर ऊपर उठती है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में दाब एवं ताप कम होने के कारण ये जलवाष्प फैलती हैं और पानी की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर तैरती रहती हैं। इसी को बादल कहते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाने वाला पहला तत्व कौन था दोस्तों, तो टेक्नीशियम। तो इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। टेक्नीशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 43 है दोस्तों। टेक्नीशियम कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम तत्व है। वर्ष 1937 में इस तत्व का सर्वप्रथम निर्माण किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों टेक्नीशियम से संबंधित जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो दोस्तों आइसबर्ग का जो है 1/9 भाग है समुद्र की सतह से ऊपर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। अब इसका रीजन क्या है दोस्तों, तो शुद्ध जल के बर्फ में परिवर्तित होने पर 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ का घनत्व जल के घनत्व का 1/9 भाग होता है। अतः शुद्ध जल में बर्फ का 90% भाग पानी के अंदर और 10% भाग पानी के बाहर होना चाहिए। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक महासागर में प्लावी बर्फ दिखाई पड़ती है। जल के ऊपर बर्फ का केवल 1/9 भाग हम देख पाते हैं। प्लावी बर्फ का 8/9 भाग जल की सतह के अंदर रहता है, क्योंकि समुद्री जल लवणीय होता है, लेकिन इससे निर्मित बर्फ लवणीय नहीं होती है, वह शुद्ध होती है। चूंकि प्रश्न में समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का सतह से ऊपर का भाग पूछा गया है, इसलिए विकल्प ए हुआ, यानी 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों, उतना ही रहेगा। आर्किमिडीज के अनुसार वस्तु अपने भार के बराबर ही द्रव में स्थान घेरती है, अतः आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो शरीर डूब जाएगा हमारा। क्यों डूब जाएगा, देखते हैं रीजन इसका। द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि जब द्रव को हम गर्म करते हैं तो आयतन में उसका वृद्धि होता है, जबकि घनत्व में कमी होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर पानी में तैरता है, क्योंकि शरीर का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड
जल के घनत्व से कम होता है। अब तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो पानी का घनत्व शरीर की अपेक्षा कम हो जाएगा और शरीर डूब जाएगा। तो ये रीजन है दोस्तों जिससे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है, इसी कारण समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है दोस्तों। सोडियम क्लोराइड तथा अन्य लवणों की अधिकता के कारण समुद्री जल नमकीन होता है, फलतः समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है तथा उसमें उत्प्लावकता भी अधिक होती है, इसलिए समुद्र के जल में तैरना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है दोस्तों, तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिससे आपको ध्यान में रखना है कि जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या हो जाएगा, वह ऊपर उठ जाएगा। नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के खारे पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए समुद्र के जल में जहाज के प्रवेश करने पर अधिक प्लावन बल लगने लगता है, जिससे जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है दोस्तों। अब कथन कारण से क्वेश्चन पूछा गया है कि जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। सही बात है दोस्तों, इस कारण वह ऊपर उठ जाता है। यानी क्या हो जाएगा, कथन भी सही है, कारण और इसका जो कारण है उसकी सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है, स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो स्थित विज्ञान विश्राम की स्थिति से संबंधित है दोस्तों। अब दोस्तों प्रकाश से संबंधित जितने भी सवाल विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक है, तो ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक किसमें है दोस्तों, तो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगा दोस्तों। तो इसमें तरंगदैर्घ्य किसका कम है, तो 200 से 280 नैनोमीटर सबसे कम है, यानी इसका ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगा दोस्तों। तो तरंगदैर्घ्य की न्यूनतम रेंज वाली विकिरण में प्रति क्वांटम ऊर्जा सर्वाधिक होगा, अतः विकल्प भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है, तो सौर विकिरण किस परास में दिखता है दोस्तों, तो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में हमको दिखता है दोस्तों सौर विकिरण। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का परास 100 नैनोमीटर से 10⁻6 नैनोमीटर तक विस्तृत है। इस सौर विकिरण को परावैंगनिक विकिरण का परास कितना है दोस्तों, तो 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर है। दृश्य प्रकाश का परास कितना है दोस्तों, यानी रेंज कितना है, तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तथा औरक्त विकिरण का परास कितना है दोस्तों, तो 700 नैनोमीटर से 10⁻6 नैनोमीटर में विभाजित किया गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दृश्य प्रकाश का धैर्यमान प्रसार होता है, तो दृश्य प्रकाश का धैर्यमान प्रसार कितना होता है दोस्तों, तो अभी मैंने बताया दृश्य प्रकाश का धैर्यमान 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है दोस्तों। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो एक सटीक आंसर कौन है इसमें दोस्तों, तो 390 से लेकर 780 नैनोमीटर के बीच में होता है दोस्तों दृश्य प्रकाश, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है, तो दोस्तों दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम होती है दोस्तों, और ये 63 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है, तो वह 5500 एंगस्ट्रम जो है दोस्तों मानव आंख के दृश्य प्रकाश के लिए मतलब मानव आंख के लिए सर्वाधिक सुग्राही माना जाता है दोस्तों 5500 एंगस्ट्रम के तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो प्रकाश जो जानते हैं दोस्तों कि प्रकाश तरंग के जैसा व्यवहार करता है और कण के भी जैसा व्यवहार करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तरंग एवं कण दोनों के समान व्यवहार करता है कौन दोस्तों, लाइट। और इसको किसने सर्वप्रथम बार समझाया था दोस्तों, तो उन वैज्ञानिक का नाम भी याद रखना, डी ब्रोगली। डुअल नेचर बाय डी ब्रोगली के द्वारा सिद्धांत दिया गया जिसे आपको ध्यान में रखना है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों देख लेते हैं। प्रकाश दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है, कभी कण के समान तो कभी तरंग के समान। प्रकाश के कुछ गुण जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन यानी पोलराइजेशन आदि की व्याख्या प्रकाश की प्रकृति को तरंग मानकर की जाती है, यानी व्यतिकरण प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति का है दोस्तों, विवर्तन, ध्रुवन ये भी प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति का है। जबकि कुछ अन्य गुण है जैसे प्रकाश विद्युत यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव आदि की व्याख्या यह मानकर की जाती है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना है, यानी ये जो सिद्धांत है यह प्रकाश को कण मानकर इन सिद्धांतों को प्रतिपादन करती है।
नेक्स्ट है दोस्तों, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, इसलिए प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। दोस्तों हम लोग को प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है तथा उसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती, इसलिए प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। ये रीजन है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो किसका वेग सर्वाधिक होता है दोस्तों? तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रकाश का वेग कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश का वेग अधिक होता है, यही कथन सत्य है। और कितना होता है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है या 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। अगर हम बात करें ध्वनि की गति वायु में तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है दोस्तों। और प्रकाश की गति पानी में कितनी होती है? तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच में कितना होता है दोस्तों प्रकाश का वेग? तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः कितना है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दोस्तों। प्रकाश की गति कितने है? तो 3 × 10 सेम क्वेश्चन है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होगा दोस्तों? तो निर्वात में होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो दोस्तों जिसका अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उसमें उसका गति उतना ही न्यूनतम होगा दोस्तों प्रकाश का। तो इसमें अगर हम बात करें तो कांच का जो अपवर्तनांक होता है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, इसलिए यहाँ पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुँचने में लगने वाला समय है कितना? तो 8 मिनट 5 सेकेंड में ये पहुँचता है दोस्तों सूर्य का प्रकाश धरती पर। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में 499 सेकंड लगते हैं, जिसे मिनट में बदलने पर लगभग 8.3 मिनट होगा। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है, कितना समय लगता है दोस्तों? तो 8 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, दो बार बीपीएससी में पूछा गया, तो यह 8 मिनट में पहुंचता है दोस्तों, लगभग 8 मिनट में। लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर दिया था दोस्तों ई, पता नहीं कैसे। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर वेरिएबल होते हैं वे हैं, तो कौन वेरिएबल होता है दोस्तों? तो तरंगदैर्घ्य और वेग, ये जो चीज़ हैं वो वेरिएबल होते हैं। बाकी आवृत्ति जो होता है दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो तरंगदैर्घ्य और वेग बदलता है, जबकि उसकी जो आवृत्ति रहती है वो नहीं बदलती है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। देखते हैं कौन कौन से और भी पॉइंट है इसमें। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाता है। तो जो मैंने बोला था दोस्तों वही है इसका आंसर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है? मैंने बोला था दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें कौन अपरिवर्तित रहता है? तो आवृत्ति जो है यानी फ्रीक्वेंसी जो है दोस्तों अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, देखिए दोस्तों 66 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, तो कौन सा नहीं बदलता है? तो आवृत्ति नहीं बदलता है दोस्तों। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है? तो इसकी चाल बढ़ जाती है और यह क्या होता है दोस्तों? अभिलंब से दूर हट जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित की जाती है? तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा इसका आंसर होगा दोस्तों। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है इसी में प्रकाश मतलब फोटो सिंथेसिस में क्या होता है दोस्तों? प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, इस कारण पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। अब प्रकाश रासायनिक क्रिया कैसे? ये समीकरण दिया हुआ है कि 6CO2 प्लस 12H2O प्लस प्रकाश प्लस पर्णहरित बना देता है क्या दोस्तों? C6H12O6 प्लस 6O2O प्लस 6H2O प्लस पर्णहरित। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस क्या है? तो नियॉन होता है दोस्तों विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस। नेक्स्ट है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो यह बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है आगामी बीपीएससी के लिए कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। जब किसी पारदर्शक पतली परत
पर श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है तो परत के दोनों पृष्ठों से परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश किरण में व्यतिकरण होता है, यानी इंटरफेरेंस होता है। इस परिघटना के परिणामतः वह परत चमकदार दिखलाई पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है दोस्तों? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाया जाता है, यानी जब हीरा से कांच में जाएगा तब वह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। जब प्रकाश की किरणें किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर अपवर्तित किरण सघन माध्यम में वापस लौट आती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो प्रसगंध विकल्पों में हीरे का अपवर्तनांक कांच से अधिक होने के कारण हीरे से कांच में प्रकाश के जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो ये रीजन था दोस्तों इसका। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर की सिद्धांत यानी प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर यह काम करता है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है दोस्तों। सेम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? फिर से सेम क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट है दोस्तों, तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है दोस्तों? तो यह प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रकाश तरंग। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोधक से मुक्त होती है। भारत में प्रकाशित तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 1, 2, 3 सही है जबकि 4 गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, 2, 3 यानी ए हो जाएगा। अब रीजन देख लेते हैं दोस्तों। तो प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर सिलिका से बनी पतली बेलनाकार नलिकाएं होती है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार का क्षय नहीं होता। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। ये वैद्युत चुंबकीय अवरोध और रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होते हैं। वर्ष 2000 में स्टरलाइट कंपनी समूह द्वारा भारत में प्रकाशिक तंतु का निर्माण प्रारंभ किया गया, न कि रिलायंस उद्योग द्वारा। इस हिसाब से जो है दोस्तों चौथा ऑप्शन जो था वो गलत था। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों यह प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन यानी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर यह काम करता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। एक इंडोस्कोप है, तो एक इंडोस्कोप क्या है दोस्तों? क्या एक संकीर्ण दूरदर्शी है, कैमरा का प्रकार है, सरल सूक्ष्मदर्शी है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों एक इंडोस्कोप इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा। ना ही वो सरल सूक्ष्मदर्शी है, ना ही कैमरे का प्रकार है, ना ही संकीर्ण दूरदर्शी है। एक इंडोस्कोप एक चिकित्सीय उपकरण है, इसे कैमरे का प्रकार कहना गलत होगा। इसमें एक लंबी पतली और लचीली नली होती है जिसमें प्रकाश और एक वीडियो कैमरे की व्यवस्था होती है। इसका उपयोग चिकित्सक मानव शरीर के आंतरिक भागों का चित्र लेने के लिए करते हैं। इसे मानव के प्राकृतिक छिद्रों जैसे मुंह, नाक आदि के रास्ते शरीर में प्रवेश कराया जाता है। मरीचिका का कारण क्या है दोस्तों? तो मरीचिका का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी मिरेज एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है जिसमें प्रेक्षक अस्तित्वहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अन्य अनेक प्रकार के विरूपण देखता है। वस्तु और प्रेक्षक के बीच की दूरी कम होने पर प्रेक्षक का भ्रम दूर होता है और वह विरूपित प्रतिबिंब नहीं देख पाता। मरीचिका वायुमंडलीय अपवर्तन का एक अनोखा एवं आश्चर्यजनक प्रभाव है जो आमतौर पर गर्म रेगिस्तान में दिखलाई पड़ता है। रेगिस्तान में दिन के समय जब भूमि के निकट की वायु की परतें गर्म हो जाती हैं तब वह विरल हो जाती हैं और ऊपर की ठंडी परतों की अपेक्षा कम अपवर्तक होती है। अतः किसी सुदूर वस्तु से आने वाले प्रकाश ज्यों-ज्यों हवा की परतों से अपवर्तित होती है त्यों-त्यों वह अभिलंब से अधिकाधिक विचलित हो जाता है और अंत में पूर्णतः आंतरिक रूप से परावर्तित हो जाता है। फलतः प्रेक्षक वस्तु का काल्पनिक और उल्टा प्रतिबिंब देखता है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों मरीचिका से, जिससे आपको ध्यान में रखना है। मरीचिका का बनना उदाहरण है तो कुल आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण यह बनता है दोस्तों। मृग तृष्णा उदाहरण है तो वही पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह बनता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन, इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? तो दोस्तों स्थलीय तापन
और प्रकाश का अपवर्तन के कारण मरीचिका बनती है। यानी ऑप्शन जो होगा 1 और 3 सही होगा। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है दोस्तों? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? तो अभी आपको मैंने बताया दोस्तों कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक के कारण जो है दोस्तों कटे हीरे की असाधारण चमक का कटा हुआ जो हीरा है वो काफ़ी ज़्यादा चमकता है। किसके कारण? तो अति उच्च अपवर्तन सूचकांक के कारण। हीरे के चमकने का प्रमुख कारण उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। चूंकि हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक यानी 2.42 होने के कारण इसका क्रांतिक कोण केवल 24 डिग्री होता है। अतः जब विशेष रूप से काटे गए हीरे के अंदर प्रकाश पड़ता है तो हीरे के पृष्ठों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है और वो चमक उठता है दोस्तों। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। तो एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ क्यों चमकता है दोस्तों? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है क्यों? तो अभी मैंने बताया, सेम क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथनों और कारणों पर विचार कीजिए। हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। नेक्स्ट कारण है इसका क्या दिया गया कि हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। उपर्युक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें जो है ए सही है परंतु आर गलत है। यानी हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, यह बात सही है। रीजन देख लेते हैं। तो हीरे की झिलमिलाहट अधिक अपवर्तनांक के कारण होती है। परिणाम स्वरूप इसका क्रांतिक कोण कम होता है तथा इसके विभिन्न बिंदु से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। यही कारण है कि हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, जबकि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है यानी 1.15 होता है। इस प्रकार कथन एक सही है जबकि आर गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी वस्तु की त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक का नाम क्या है? तो उस तकनीक का नाम है दोस्तों होलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें क्या दोस्तों, कोई होलोग्राफी वह तकनीक है जिसमें लेजर किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी से किसी वस्तु का त्रिआयामी चित्र बनाया जाता है। होलोग्राफी ध्वनि, प्रकाश या किसी भी तरंग के साथ कार्य कर सकती है। होलोग्राफी का बहुधा उपयोग अभिलेखों को संचित करने तथा माइक्रोफिल्म में किया जाता है। इसका उपयोग करके वास्तविक त्रिआयामी चलचित्र भी तैयार किए गए हैं। त्रिविमीय चित्र चलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग हो? तो सेम क्वेश्चन है दोस्तों, होलोग्राफी। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो रोस्टर स्कैन कहलाता है दोस्तों। रोस्टर स्कैन का प्रयोग यानी CTR, रोस्टर स्कैन का प्रयोग CTR यानी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर में होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पुंज को प्रक्षेपित किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। तो जो आर पार किसके जाती है दोस्तों? तो सभी पारदर्शी माध्यम के। तो रमन प्रभाव के अनुसार एकल तरंगदैर्घ्य प्रकाश किरणें जब किसी भी पारदर्शक माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस में से गुजरती है तब इसकी प्रकिरणित किरणों का अध्ययन किया जाए तो उसमें मूल प्रकाश की किरणों के अतिरिक्त स्थिर अंतर पर बहुत कम तीव्रता की किरणें भी उपस्थित होती है। इन किरणों को रमन किरणें कहा जाता है। तो रमन इफेक्ट आपको याद रखना है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वैज्ञानिक है। अक्सर सवाल इनसे एग्जामों में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि के पुनरुत्पाद यानी रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो लेजर बीम का प्रयोग होता है। CD प्लेयर में प्रयुक्त लेंस पराबैंगनी लेजर प्रकाश को उत्सर्जित करता है जो CD की चमकदार सतह से परावर्तित होकर ध्वनि उत्पन्न करता है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक CD सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान दिखाई पड़ता है। इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर, परावर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर, अपवर्तन, विवर्तन और पारगमन। दोस्तों ये सवाल जो है 67 BPSC में पूछा गया था। मैंने वीडियो के थंबनेल में ही लगाया हुआ है कि सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं। तो सवाल जो है घटना चक्र से ही पूछे जाते हैं सामान्य विज्ञान के, और ये सवाल BPSC में पूछा गया था। तो आप घटना चक्र को अच्छे से कवर करके जाए। BPSC में जो 30 या 35 जो भी सवाल आते हैं
उनमें से कम आप 25 क्वेश्चन या पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाने में सक्षम हो जाएंगे। बस इसको आपको एक बार रिवीजन कर लेना अच्छे से। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो परावर्तन एवं विवर्तन यानी रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन की परिघटना के आधार पर। ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क में सतह पर सुरक्षात्मक लेकर कोटिंग प्रोटेक्टिव लेक्योर कोटिंग होता है, जो कि थिन फिल्म की भांति कार्य करती है और परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के लिए जिम्मेदार होती है। यही सीडी को सूर्य के प्रकाश में देखने पर इंद्रधनुष रंग दिखाई देने का कारण है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश से अधिक होता है। पहला क्वेश्चन ये कथन है। नेक्स्ट है दोस्तों, जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होता है। नेक्स्ट है, रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का प्रयोग करते हैं। तो कौन सा इसमें सही है दोस्तों? तो इसमें 3 और 4 केवल सही है दोस्तों। यानी रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है, ये बात सही है। और अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करता है। तो ये दोनों केवल सही है दोस्तों। चूंकि प्रकीर्णन यानी विचलन का फॉर्मूला होता है n-1 × a, अतः दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश से कम होता है। जल में दृश्य प्रकाश की गति होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड एवं निर्वात में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पष्ट है कि जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में प्रकाश की गति का 0.75 गुना होता है। इस प्रकार कथन 1 और 2 गलत है, जबकि कथन 3 और 4 सही है। फिर एक कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों, एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। आँख की रेटिना पर कारण क्या दिया गया कि आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है। अब क्या कारण है दोस्तों, देखते हैं। इसमें जो ऑप्शन दिया है दोस्तों, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए सही है परंतु आर गलत है। कौन सा सही है इसमें दोस्तों? तो इसमें सी सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। प्रश्नगत कथन ए सही है जबकि आर गलत है, क्योंकि आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 1/16 सेकंड बाद तक बना रहता है, इसलिए आर गलत है दोस्तों। वहाँ पर लिखा हुआ था 0.1 सेकंड तक बना रहता है, जबकि यह गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। इस कारण दूरदर्शन के जो संकेत है दोस्तों एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं। किसके कारण? तो पृथ्वी की सतह वक्राकार है, इसीलिए पृथ्वी। अब रीजन क्या है दोस्तों? तो पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि सिग्नल्स पृथ्वी की सतह से न टकराकर आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि क्या रीजन दिया गया कि सिग्नल्स पृथ्वी की सतह से न टकराकर आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या है? तो आवृत्ति मॉड्यूलन के द्वारा दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण किया जाता है दोस्तों। और ये दो बार पूछा गया, 1995 IAS में और UPPCS मेंस में 2007 में पूछा गया। तो श्रव्य संकेतों के प्रेषण हेतु आवृत्ति मॉड्यूल यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक से प्रसारित संकेत किसी भी प्रकार के शोर एवं विकृति से मुक्त होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है वो क्या होता है? तो दोस्तों दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है वो क्या होता है? तो वो क्या होता है दोस्तों? तो सी यानी वह वस्तु से छोटा एवं उल्टा होता है। तो वस्तु से जो दृष्टि यानी रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनती है दोस्तों वह छोटा होती है और उल्टा भी होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, छोटा एवं वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश दृश्य तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है और वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। यद्यपि रेटिना पर बना वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन अनुभव के आधार पर यह हमें सीधा दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है? तो उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या मुख्य कारण है कि आँख की अपेक्षा दो आँख का होना अधिक उपयुक्त है? तो क्या कारण है दोस्तों?
तो क्या इसका कारण, तो इस कारण से दूरी एवं गहराई का एहसास होता है, इसलिए ये उपयुक्त मतलब एक आंख की अपेक्षा दो आंख का होना अधिक उपयुक्त माना जाता है दोस्तों। क्या रीजन है उसका? इस कारण से दूरी एवं गहराई का एहसास होता है दोस्तों। और अगर एक आंख रहेगा तो उतना दूरी और गहराई का एहसास नहीं है, दो आंख रहेगा तो उतना दूरी और गहराई का आपको एहसास होगा दोस्तों। तो यही रीजन है। दोनों आंखों के होने से प्रतिबिंबों की प्राप्ति में समिति सटीक होती है तथा गहराई एवं दूरी का शुद्धतम अनुमान होता है दोस्तों, इसलिए। नेक्स्ट है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधा देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटना में से किस एक के कारण होता है? तो यह अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण होता है दोस्तों। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य का बाह्य प्रभामंडल चंद्रमा से पूरी तरह ढक जाता है, उस समय सूर्य को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, परंतु आंशिक वलयाकार या पूर्ण सूर्य ग्रहण के आंशिक चरण को नंगी आंखों से देखना सुरक्षित नहीं, क्योंकि इस दौरान सूर्य से निकलने वाले उच्च तरंगदैर्घ्य के पराबैंगनी विकिरण से आंख के अपरिवर्तनीय क्षति पहुंच सकती है। तो ये रीजन है दोस्तों, इसलिए जो आंशिक सूर्य ग्रहण लगता है उसमें सूर्य को नहीं देखा जाता है। किसी तारे का रंग दर्शाता है, तो किसी तारे का रंग उसके किसको दर्शाता है दोस्तों? तो उसके ताप को दर्शाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? तो किसी तारे का रंग उसके ताप को दर्शाता है दोस्तों। और देखिए दोस्तों कितने बार ये पूछा गया, यूपीपीसीएस में 5 में, 2008 में और 3 में पूछा गया। विशाल तारे स्वतः चमकदार गैसों के पिंड है जो स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल से परस्पर बंधे रहते हैं। बाहर के अनुपात में तारों में 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, 0.5% लौह तथा अन्य भारी तत्व होते हैं। तारों का सतह स्पेक्ट्रम ही उनके रंगों का निर्धारण करता है। ठीक है, किसी तारे का रंग वस्तुतः उसके ताप को दर्शाता है। सर्वाधिक गर्म तारा में स्पेक्ट्रम के नीले भाग से अधिकांश ऊर्जा उत्सर्जित होती है, अतः यह नीले दिखाई देती है, जबकि सबसे कम गर्म तारे लाल दिखाई देते हैं। सबसे गर्म तारों में सबसे कम गर्म तारे के रंगों का क्रम इस प्रकार है: नीला, श्वेत इतना ये देख लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है तो उतना नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तारों का जीवन काल उनके द्रव्यमान एवं चमक पर निर्भर करता है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और इम्पोर्टेंट है तो इसे आपको ध्यान में ही रखना है कि तारों का जीवन काल इनके द्रव्यमान एवं चमक पर निर्भर करता है। जो तारा जितना अधिक चमकीला होता है उसका जीवन काल उतना ही कम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आपसे ये सवाल पूछ सकता है आगामी एग्जाम में। नेक्स्ट है दोस्तों, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण धूलकण है दोस्तों। सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। जब वह वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाले हवा के अणुओं तथा धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा उसका प्रकीर्णन हो जाता है। इसलिए जो है दोस्तों वायुमंडल में प्रकाश का विसरण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि मैजेंटा और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे से काटते हों तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा, पहला है। दूसरा, यदि सायन यानी हरिताभ नीला और मैजेंटा रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है दोस्तों। प्रकाश के रंग के निर्धारण उसके तरंगदैर्घ्य से होता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए रेड सिग्नलों में इसका प्रयोग करते हैं। और बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है? तो डी, प्रकाश का लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों वो सबसे लंबा होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसका मान होता है 7.5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों फैक्ट्स, इसे आपको ध्यान में रखना है। अब बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, कितना होता है दोस्तों? तो 4 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है सबसे कम वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो बैगनी का होता है। दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है दोस्तों? तो बैगनी रंग का होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो उच्चतम ऊर्जा किसमें हो जाएगी दोस्तों? तो नीले प्रकाश में। जिसका तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा उसका ऊर्जा उतना ही ज़्यादा होगा, ये आपको ध्यान रखना। तरंगदैर्घ्य कम यानी ऊर्जा ज़्यादा, तरंगदैर्घ्य कम यानी फ्रीक्वेंसी, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा यानी फ्रीक्वेंसी कम, ऊर्जा कम। किसी तरंग की ऊर्जा उसके तरंगदैर्घ्य के वैध क्रमानुपाती होती है। दृश्य प्रकाश किरणों में बैगनी, तदुपरांत जामुनी और नीले रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम तथा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। इसलिए प्रश्नगत चारों
रंगों के प्रकाशों में नीले रंग की ऊर्जा उच्चतम तथा लाल रंग की न्यूनतम होती है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो कौन है दोस्तों? तो लाल रंग जो है सबसे कम विचलित होता है। देख लीजिएगा प्रिज्म आप लोग। नेक्स्ट है कथन, प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। कारण क्या है? लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। कौन सा आंसर सही है दोस्तों? तो ए गलत है परंतु आर सही है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 700 नैनोमीटर, हरे रंग का प्रकाश दैर्घ्य 530 नैनोमीटर से अधिक होता है, अतः कारण आर सही है। प्रकाश के अलग अलग रंगों की ऊर्जा उसके तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अतः लाल रंग की ऊर्जा 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हरे प्रकाश की ऊर्जा 2.3 वोल्ट से कम होगी, इसलिए कथन ए गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है दोस्तों? तो सूर्योदय नहीं होता और सूर्योदय से पहले ही हमको सूर्य दिखने लगता है दोस्तों। किस कारण से? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है दोस्तों। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय के कुछ पहले तथा सूर्यास्त के कुछ बाद तक सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी दिखाई पड़ता है दोस्तों। तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्षितिज के समय सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो अभी मैंने बताया अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया द्वारा। तो सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो बैक्टीरिया द्वारा। तो गहरे समुद्र में सतह से 400 से 8000 फीट तक की गहराई में पाए जाने वाले जीवाणु जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया अवरक्त विकिरण के प्रयोग द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है दोस्तों सर्वाधिक होता है। कथन कारण में क्या है दोस्तों? खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या रीजन है? तो खतरे का जो सिग्नल लाल रंग से बनाया जाता है दोस्तों, और जो आर जो है इसमें दोस्तों ए, और लाल रंग का जो प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए प्रकीर्णन जिसका कम होगा उसका तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे अधिक होगा। इस हिसाब से कथन 1 भी सही है और कथन इसका जो कारण जो आर दिया हुआ है वो इसकी सही व्याख्या कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश जो है नीला दिखाई देता है। आकाश नीला लगता है क्यों आकाश नीला दिखाई देता है दोस्तों? क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं, इस कारण आकाश जो है नीला दिखाई देता है। रीजन क्या है? लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो इसे आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए प्रयोग किया जाता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये कितना बार पूछा गया, 11 में, 95, 2005 में, यानी 2008 में, यानी रिपीटेड सवाल पूछता रहता है विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम में घुमा फिरा कर। आकाश का नीला रंग इस कारण होता है, किस कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। आकाश नीला दिखाई देता है तो प्रकीर्णन के कारण, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश के नीला दिखाई का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, सही है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन है। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं है, 2 गलत है। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, ये भी सही, यानी 1 और 3 सही है जबकि 2 गलत है। क्या रीजन है देख लेते हैं। चूंकि प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है और बैंगनी एवं नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, अतः उनका प्रकीर्णन अधिक होगा, इस कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय किरणों को वायुमंडल में अधिक दूरी पार करनी पड़ती है, इसके कारण प्रकाश की छोटी तरंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। केवल लाल रंग ही न्यूनतम प्रकीर्णन के कारण आगे बढ़ता है, इसी कारण सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। वर्षा के बाद बादलों में पानी की छोटी छोटी बूंदें रह जाती हैं जो प्रिज्म के भांति व्यवहार करती हैं। इनसे प्रकाश विक्षेपित होकर रंगों की एक पट्टी बन जाती है जिसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है? तो अभी मैंने बताया है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है तो काला दिखाई देगा दोस्तों।
तो ये रीजन है, आप पढ़ लेंगे इसको कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण जो इस प्रकार के विग्योर जिसको आप बोलते हैं। बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है जबकि लाल का अधिक होता है। नेक्स्ट है, जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो क्या दिखाई देगा दोस्तों, तो वह काला दिखाई देगा। इसकी व्याख्या ऊपर दिया गया था, आप लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों प्रतीत होता है, तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का रंग जो है दोस्तों नीला आपको प्रतीत होता है। किसी रंग विकिरण का प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बैगनी एवं नीले रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, यही कारण है कि उनका प्रकीर्णन अधिक होता है। इस घटना के फलस्वरूप समुद्र का रंग नीला दिखाई पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट है हरे, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है दोस्तों, कि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करता है, इसलिए हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, तो डॉपलर प्रभाव पर प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है दोस्तों। प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव के कारण आकाशगंगाओं के केंद्र से आने वाले प्रकाश में उत्पन्न लाल विचलन यह दर्शाता है कि वे हमसे दूर जा रही हैं, अर्थात हर दिशा में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, मान लीजिए पृथ्वी से पश्चिमगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा होगा, पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देगा, तो वह किस रंग का दिखाई देगा दोस्तों, तो वह सी यानी पीला रंग का दिखाई देगा। नेक्स्ट है, किसी उत्तल द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच रखे बीम के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो बीम का प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा दोस्तों, तो आभासी तथा सीधा बनेगा दोस्तों। तो उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव एवं फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है दोस्तों। नेक्स्ट है, कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है, तो मालूम होगा दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधे तथा वस्तु से छोटे बनते हैं। इसके द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तु का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण को दृष्टि क्षेत्र यानी फील्ड व्यू, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए इसे मोटर वाहन तथा बसों में चालकों के बगल में पीछे के ट्रैफिक के दृश्यावलोकन के लिए लगाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण। सेम क्वेश्चन है दोस्तों। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सेम क्वेश्चन। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, काफी बार यह सवाल पूछ चुका है एग्जाम में। तो अवतल दर्पण एक गोलाकार दर्पण है जिसके उभरते हुए तल पर पॉलिश की हुई होती है तथा अंदर का तल परावर्तक होता है। इसके द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बड़ा बनता है, इसलिए इस दर्पण का प्रयोग दाढ़ी एवं बाल बनाने वाले शीशे के रूप में किया जाता है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा उचित है, तो दोस्तों ऊपर काला नीचे उजला, यह उचित है दोस्तों। श्वेत रंग प्रकाश का पूर्णतया परावर्तक है जिससे बहुत कम मात्रा में ऊष्मा अवशोषित हो पाती है, अतः छाते की ऊपरी सतह सफ़ेद होने से ही गर्मी में धूप से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, तो खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है दोस्तों। और इसका किस फॉर्मूला से ऐसा होता है, तो 360 डिग्री डिवाइड बाई थीटा -1, इस फॉर्मूला से ये होता है दोस्तों। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो दोस्तों अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। सेम क्वेश्चन है। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा, तो परावर्तित किरण 2 थीटा से घूमेगा दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश से संबंधित, जिसे आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट कथन और कारण है दोस्तों, यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती है। कारण क्या है दोस्तों, तो प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन का कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन यानी डेंसर मीडियम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परावर्तित होता है। तो कौन सा सही है दोस्तों, तो इसमें
ए सही, यानी ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। अब क्या रीजन है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्रांतिक कोण पर या उससे अधिक कोण पर प्रकाश की पूर्ण रूप से उसी माध्यम से वापसी हो जाती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यहाँ मणिकाएं अपेक्षाकृत सघन माध्यम है, अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वे तेजी से चमकती हैं। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो रंगों को अलग करने का क्या तरीका है दोस्तों? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से के मिलने से बनता है। प्रिज्म से होकर गुजरने पर अलग अलग तरंगदैर्घ्य के कारण ये सातों रंगों के प्रकाश अलग अलग होकर वर्णपट बनाते हैं। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? तो नीला, हरा, पीला, यह सही रंग है। अब इसका क्रम देख लेते हैं दोस्तों। तो इंद्रधनुष से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है वो रीजन में दी। तो इंद्रधनुष से कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल हैं दोस्तों, उसे हम लोग देख लेते हैं। तो परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वन विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण आकाश में वर्षा के बाद दिखाई देने वाला इंद्रधनुष है। तो इंद्रधनुष किसके कारण बनता है दोस्तों? तो परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वन विक्षेपण के फलस्वरूप इंद्रधनुष बनता है दोस्तों। और इसमें रंगों का क्रम क्या है? तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला एवं नारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार है? तो इसके लिए तीनों भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार है दोस्तों, परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन। अब इसमें कौन कौन से फैक्ट्स हैं दोस्तों? तो कि जब वर्षा की बूंदे पर आपतित होने वाले सूर्य की किरणें का 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनने का ये कंडीशन है 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर होता है और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रकाश का वन विक्षेपण संभव है। तो प्रकाश का वन विक्षेपण प्रिज्म में संभव है। अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो हरा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है दोस्तों। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं, तो बैगनी और लाल होता है दोस्तों। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? तो यह हमें नहीं देख सकता है दोस्तों, क्योंकि इंद्रधनुष तभी बनता है जब सूर्य उसके विपरीत दिशा, सूर्य के अपोजिट इंद्रधनुष हमेशा बनता है दोस्तों। अगर सूर्य पूरब में है तो इंद्रधनुष कहाँ पर बनेगा? पश्चिम में बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया है। यदि बगल में देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटी एक झुकी हुई होने का आभास दिलाती है। तो आर गलत है दोस्तों कारण, जबकि ये सही है। और ये क्यों होता है दोस्तों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगता है, सही बात है। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा, ये भी सही है, यानी दोनों सही है दोस्तों। और यह क्यों होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? तो पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है, सतह इसका उत्तल होता है दोस्तों, लेकिन अवतल लेंस की भांति यह व्यवहार करता है। पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है, इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है तो अपसारी लेंस की भांति यह व्यवहार करता है, यानी अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो दोस्तों एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1.50 मीटर लंबे एक व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या है? तो 0.75 आधा होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं तो कौन सा लेंस दूरदृष्टि को दूर करने के लिए लगाया जाता है दोस्तों? तो उत्तल लेंस दूरदृष्टि को दूर करने के लिए लगाया जाता है। दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इस
कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, यह गलत है, क्योंकि इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है? या कॉनकेव यानी अवतल लेंस जो है दोस्तों मायोपिया को दूर करने के लिए लाया जाता है, यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है किस लेंस से? तो अवतल लेंस से। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है तो अवतल लेंस से, यानी ये होगा। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है किससे होती है? तो अवतल लेंस द्वारा। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, बाद में वो धीरे धीरे नहीं चीज़ें दिखाई देने लगती है। इसका कारण क्या है दोस्तों? तो इसका कारण पुतली के आकार में परिवर्तन, ये भी सही। लेंस के व्यास एवं फोकस दूरी परिवर्तन, ये भी सही है दोस्तों। और आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना, ये भी सही है दोस्तों। जबकि सी इसका गलत है, लेकिन इसमें स्टार लगा हुआ है तो देख लेते हैं। आंखों में स्थित कोण फोटो रिसेप्टर तीव्र प्रकाश की स्थिति में कार्य करने हेतु अधिक अनुकूल होता है, जबकि रोड रिसेप्टर अंधेरे में कार्य करने हेतु अधिक अनुकूल होता है। तीव्र प्रकाश में रोडोप्सिन यानी रोड रिसेप्टर समाप्त हो जाते हैं या तीक्ष्ण होकर निष्क्रिय हो जाता है, जबकि अंधेरे में रोडोप्सिन के पुनः विरचन या पुनः संश्लेषण हो जाने के कारण अंधेरे में रखी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तीव्र प्रकाश के क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करने पर पुतली के आकार में परिवर्तन भी होता है, जिससे आंखों को अंधेरे के प्रति अनुकूलित होने में कुछ समय लगता है। तब विकल्प ए, सी और डी तीनों सही है। पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं दोस्तों? तो उत्तल लेंस होता है इसमें। आंखों में संकेंद्रण होता है, तो आंखों में संकेंद्रण कहाँ होता है दोस्तों? तो लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा आंखों में संकेंद्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो मृग तृष्णा एक प्रकाशीय भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से उत्पन्न होता है, ये बिल्कुल सही है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग के वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वरीय माने जाते हैं, ये भी सही है दोस्तों। एक छोटे छिद्र वाले उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक तथा गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों बी और डी में से कोई एक आंसर होगा। आप देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी। हेड मिरर का प्रयोग डॉक्टरों द्वारा कान, नाक एवं गले की जांच करने के लिए किया जाता है। यह छोटे छिद्र वाला अवतल दर्पण होता है, न कि उत्तल दर्पण। प्रश्नगत अंत तीन विकल्प बिल्कुल सही हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है, तो खोज बत्ती में नतोदर दर्पण यानी कॉनकेव मिरर यानी सर्च लाइट जो होता है दोस्तों उसमें कॉनकेव यानी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है दोस्तों, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है दोस्तों? न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है दोस्तों? तो 25 सेंटीमीटर है, आपको याद रखना है इसको। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि सेम क्वेश्चन है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर। आंख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है? तो किसके कार्य से परिवर्तित होता है दोस्तों? तो यह सी क्या है ऑप्शन है दोस्तों? तो यह सिलियरी मांसपेशी के द्वारा कार्य में परिवर्तित होती है दोस्तों। आंख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? तो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, लेंस की शक्ति मापी जाती है, तो लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापी जाती है दोस्तों, और डायोप्टर जो होता है वह फोकल लेंथ का उल्टा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, लेंस की क्षमता मापी जाती है, तो डायोप्टर में। ये 66 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट है, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो उसके फोकस दूरी क्या होगी? तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं पावर बराबर क्या होता है पावर बराबर होता है 1/f। तो 1/f जब यहाँ पर रखेंगे तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा आपका? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा पावर का जब मान रखेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धूप के चश्मे की पावर होती है, तो धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है दोस्तों। समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल है एक दूसरे से सटाकर रखते हैं तो इस युग्म का व्यवहार करेगा। कैसा व्यवहार करेगा दोस्तों? तो यह कांच की समतल चादर की भांति काम करेगा जब उत्तल लेंस और अवतल लेंस को एक साथ सटाकर रखेंगे तो। कैमरे द्वारा द्वारक और कपाट गति का निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम उद्भासन होने देगा? तो कैमरे का ए आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी f22 और 1/6 यह सबसे उपयुक्त है।
कैमरे का उद्भाषण कैमरे के द्वारक क्षेत्रफल तथा समय पर निर्भर करता है, अतः उद्भाषण d² इंटू टी के अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों। आँख के रेटिना के परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म से तुलना की जा सकती है दोस्तों। आँख का रेटिना परंपरागत कैमरे की फिल्म की तरह कार्य करता है। रेटिना अपने से टकराने वाली प्रकाश किरणों को विद्युत सिग्नलों में परिवर्तित कर देता है, जिन्हें दृश्य शिराएं मस्तिष्क तक ले जाती हैं। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो किस भाग पर बनता है दोस्तों? तो आपको ध्यान में रखना है कि यह दृष्टि पटल पर बनता है। नेक्स्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। तो मनुष्य के नेत्र की कार्य प्रणाली फोटोग्राफी कैमरे से मिलती जुलती है। जिस वस्तु को हम देखते हैं उससे हम चलने वाली किरणें कॉर्निया और नेत्रोद द्रव से होकर पुतली के रास्ते से लेंस पर पड़ती है। दृष्टि पटल यानी रेटिना यानी मानव नेत्र पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है दोस्तों? तो रेटिना पर बनता है। इसे फोकस कर देती है, अतः जहाँ पर वस्तु का छोटा तथा उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो दृष्टि पर रेटिना पर बनता है। सेम क्वेश्चन है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ पर बनता है दोस्तों? दृष्टि पर प्रतिबिंब दृष्टि पटल यानी रेटिना पर बनता है। मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है तो रेटिना पर। सेम क्वेश्चन है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। ये हैं कौन? लाल, नीला और हरा है दोस्तों। तो इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा? तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वे कौन से मूल वर्ण है जिनसे टीवी के पर्दे विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो लाल, वही RBG। सेम क्वेश्चन। लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो तब प्रकाश का रंग हो जाता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सफ़ेद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो RBG आप याद रखिएगा, शॉर्टकट ट्रिक दोस्तों, RBG यानी रेड, ब्लू और ग्रीन। पीला इसका आंसर हो जाएगा। प्राथमिक रंग नहीं, सॉरी प्राथमिक रंग नहीं है पूछा गया, तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो काला जो है प्राथमिक रंग नहीं है। 3 मूल रंग हैं, तो 3 मूल रंग कौन कौन से है? तो RBG, नीला, हरा और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितना है? तो 7 है। निम्न रंगों में विषम को पहचानिए, हरा, भूरा, लाल, पीला। तो इसका आंसर हो जाएगा भूरा। हरा, लाल और पीला जो है प्राथमिक रंग हैं दोस्तों। निम्नलिखित दृष्टि परिघटनाओं पर विचार कीजिए। गोधूली से सूर्य का आमाप, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। उपयुक्त में से कौन से दृष्टि भ्रम है? तो उपयुक्त में से कौन सा दृष्टि भ्रम है दोस्तों? तो 1, 2, 4 यानी गोधूली से सूर्य का आमाप और उषा काल में सूर्य का रंग और प्रकाश में तारों का टिमटिमाना, यह दृष्टि भ्रम है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये डिस्कशन आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। तो आज के डिस्कशन के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।